So hey guys, my name is Atul Raj. Today we are going to read Answer Table class at Mathematics का चैप्टर 3 जो कि हमारा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के चैप्टर को। तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू शेप्स। तो शेप्स क्या होते हैं इसके हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। तो ए शेप इज़ अ फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक शेप जो होता है या कोई भी एक शेप होता है वो एक ऑब्जेक्ट का एक फॉर्म होता है या फिर उसकी एक एक्सटर्नल बाउंड्री होती है, आउटलाइन होती है या फिर एक एक्सटर्नल सरफेस होता है। एज अपोज्ड जो कि अपोज्ड होता है अदर प्रॉपर्टीज़ जैसे कि कलर, टेक्सचर और मटेरियल कंपोजिशन के। और मैथमेटिक्स में दीज आर वेरियस काइंड ऑफ शेप्स, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ शेप्स। यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के अलग अलग प्रकार के शेप्स हैं। बिलो आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स, नीचे दिए गए कुछ उदाहरण हैं। तो मैं एक बार आपके लिए इस डेफिनेशन को पढ़ देता हूँ। अ शेप इज़ द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स एक्सटर्नल बाउंड्री, आउटलाइन और external surface as opposed to other properties such as color, texture or material composition. In mathematics there are various kind of shapes. Below are few examples. तो चलिए एग्जांपल्स को देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारा प्लेन सर्फेसेस। तो प्लेन सर्फेस क्या होता है? जो कि पूरा प्लेन हो, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये रोड जो है ये पूरा प्लेन है, तो हम लोग बोलेंगे ये प्लेन सर्फेस में है। लेकिन यहाँ पे एक कर्व बन जा रहा है तो ये कर्व्ड सर्फेस हो गया। अब ये हमारा स्फेयर है। फुटबॉल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक स्फेयर का। और ये एक आइसक्रीम है जो कि एक कोन के शेप में है। इस वाले शेप को हम लोग कोन बोलते हैं और इस वाले शेप को हम लोग सिलेंडर बोलते हैं। और सिलेंडर एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है सिलेंड्रिकल का। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक जो है वो है हमारा कर्व्स। तो कर्व्स का टॉपिक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो कर्व्स में क्या है? कर्व इज़ अ लाइन और आउटलाइन। एक कर्व एक लाइन है या फिर एक आउटलाइन है विच ग्रेजुअली डेविएट्स फ्रॉम बिगिन स्ट्रेट फॉर सम और ऑल ऑफ इट्स लेंथ। जो कि स्ट्रेट बिगिन होता है फॉर सम और ऑल ऑफ इट्स लेंथ। तो एक कर्व जो है वो एक लाइन है या फिर एक आउटलाइन है जो कि ग्रेजुअली डेविएट करता है अपने बिगिन से स्ट्रेट कुछ और अपने लेंथ्स में। जैसे कि देखिए, जैसे कि ये भी एक कर्व हो जाएगा। हम लोग ऐसे कोई भी आकृति बना देते, ये एक कर्व का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर कर्व्स की डेफिनेशन देनी हो तो हम लोग कह सकते हैं कर्व इज़ अ लाइन और आउटलाइन विच ग्रेजुअली डेविएट्स फ्रॉम बिगिनिंग स्ट्रेट फॉर सम और ऑल ऑफ इट्स लेंथ्स। ओके, तो कर्व के भी कुछ टाइप्स हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो पहला हमारा जो टाइप है वो है हमारा सिंपल कर्व। अ सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। जैसे कि ये कर्व है तो एक सिंपल कर्व क्या होता है वो अपने आप को कभी नहीं क्रॉस करता है। जैसे कि ये कर्व है, अगर ये अपने आप को क्रॉस कर जाए तो ये एक सिंपल कर्व नहीं कहलाएगा। देखिए यहाँ पे ये क्रॉस कर गया तो ये एक सिंपल कर्व नहीं कहलाएगा। एक सिंपल कर्व अपने आप को कभी भी क्रॉस नहीं करता है किसी भी पॉइंट पे। अब देखिए क्लोज्ड कर्व क्या होता है? ए क्लोज्ड कर्व इज़ अ कर्व विथ नो एंड्स पॉइंट। और एक क्लोज्ड कर्व होता है जिसके पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, विच कम्प्लीटली इनक्लोजेज एन एरिया, जो कि कम्प्लीटली एक एरिया को इनक्लोज करता है। देखिए जैसे एक क्लोज्ड कर्व, जैसे कि मैं एक सर्कल बना दूँ, ये एक क्लोज्ड कर्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई सर्कल बनाने में। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊँ, ये उतना परफेक्ट नहीं बनाया लेकिन फिर भी, तो ये एक सर्कल है। तो मान लीजिए कि ये एक सर्कल है जो कि कम्प्लीटली एक एरिया को इनक्लोज कर रहा है और इसको हम लोग एक क्लोज्ड कर्व कहेंगे। इसमें हम लोग नहीं आसानी से देख पाएंगे कि एक एंड पॉइंट कहाँ पे, जिसके पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगी और जो कि एक कम्प्लीटली एरिया को इनक्लोज करेगा, उसको हम लोग बोल देंगे क्लोज्ड कर्व। ओके, चलिए हम लोग कर्व के टाइप्स को पढ़ते हैं। तो सिंपल कर्व दैट इज़ नॉट क्लोज। देखिए ये एक सिंपल कर्व है जो कि अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है और ये क्लोज्ड भी नहीं है, क्योंकि मिनिमम क्लोज करने के लिए एक और चाहिए होगा लाइन, जो कि एक और लाइन सेगमेंट इसमें आ नहीं रही है, तो इसलिए ये सिर्फ हो जाएगी यहाँ पे। तो ये वाला जो एग्जांपल है हमारा ये हो जाएगा सिर्फ सिंपल कर्व दैट इज़ नॉट क्लोज। देखिए ये जो है ये एक सिंपल कर्व क्यों नहीं है? क्योंकि इसने यहाँ पे अपने आप को इंटरसेक्ट कर लिया। ये अपने आप को इंटरसेक्ट अगर नहीं करती, जैसे कि ऐसे हो जाती, तो हम इसको कह सकते थे कि ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता, जो कि एक सिंपल कर्व होता जो कि क्लोज्ड नहीं होता। लेकिन इसने अपने आप को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर लिया है, इसलिए ये अब एक सिंपल कर्व नहीं रहा। अब देखिए सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है? अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे हम लोग जिसकी कोई भी एंड पॉइंट नहीं हो और एक कम्प्लीटली एरिया को इनक्लोज करे, उसको हम लोग सिंपल क्लोज्ड कर्व कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब देखिए अ क्लोज्ड कर्व दैट इज़ नॉट सिंपल। देखिए ये क्लोज्ड कर्व है जो कि सिंपल नहीं है। सिंपल कर्व वो होता है जो
सिंपल कर्व क्या होता है? एक सिंपल कर्व वो होता है जो अपने आप को क्रॉस नहीं करता किसी भी पॉइंट पे। लेकिन ये जो कर्व है ये सिंपल नहीं है, क्योंकि ये क्लोज तो है लेकिन सिंपल नहीं है, क्योंकि इसने अपने आप को क्रॉस किया है। कहाँ कहाँ क्रॉस किया है? देखिए, इसने यहाँ पे अपने आप को क्रॉस किया है, तो इसलिए ये एक क्लोज्ड कर्व है जो कि सिंपल नहीं है। अब देखिए, द पोर्शन कवर्ड बाय अ क्लोज्ड कर्व इनसाइड इट इज़ कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ अ कर्व। अब देखिए, जो पोर्शन होता है एक क्लोज्ड कर्व का, उसके अंदर, उसको हम लोग इंटीरियर कहते हैं। कि जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है बहुत अच्छा क्लाउड का। तो जैसे कि अगर मैं क्लाउड के अंदर कलर कर दूँ तो वो उसका इंटीरियर पार्ट हो जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। लेकिन क्लाउड के बाहर कलर है यहाँ पे, इसका मतलब ये इसका एक्सटीरियर पोर्शन हो जाएगा जो कि बाहर है। ओके, तो जो पोर्शन जो कि कवर्ड है एक क्लोज्ड कर्व के इनसाइड इट इज़ कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ ए कर्व। तो हम लोग कह सकते हैं द पोर्शन कवर्ड बाय अ क्लोज्ड कर्व इनसाइड इट इज़ कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ अ कर्व। अब देखिए, द पोर्शन विच इज़ नॉट कवर्ड बाय अ क्लोज्ड कर्व, जो कि पोर्शन जो कि क्लोज्ड कर्व में नहीं कवर है, क्लोज्ड कर्व इनसाइड इट, उसके अंदर, और द पोर्शन आउटसाइड ऑफ ए क्लोज, और जो पोर्शन है वो आउटसाइड ऑफ ए क्लोज्ड कर्व इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ द कर्व। और देखिए, एक्सटीरियर क्या होता है? जैसे कि ये है, ये क्लाउड है, अगर मैं इसको अंदर से कलर कर दूं तो ये हो जाएगा इंटीरियर, और मैं इसको बाहर से कलर कर दूं तो ये हो जाएगा हमारा एक्सटीरियर पार्ट। ब्लू वाला एक्सटीरियर पार्ट और रेड वाला इंटीरियर पार्ट। यानी कि जो एक कर्व के अंदर हो उसको हम लोग इंटीरियर कहेंगे, और जो कर्व के बाहर हो उसको हम लोग एक्सटीरियर कहेंगे। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए क्लोज्ड कर्व। ब्लू साइडेड पार्ट यानी एक्सटीरियर, यहाँ पे ब्लू साइडेड पार्ट मीन्स इंटीरियर, और यहाँ पे ब्लू साइडेड पार्ट मीन्स एक्सटीरियर। ओके, चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि है हमारा पॉलीगन्स का। पॉलीगन्स का यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पॉलीगन क्या होता है? ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ओनली ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। देखिए, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो उसको हम लोग पॉलीगन कहते हैं। एक सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब एक क्लोज्ड कर्व क्या होता है? मैंने अभी यहाँ पे बताया कि एक सिंपल कर्व क्या होता है। एक सिंपल क्लोज्ड कर्व जिसके पास कोई भी एंड पॉइंट ना हो और कम्प्लीटली एक एरिया को इनक्लोज करता हो। और यहाँ पे क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ओनली ऑफ लाइन सेगमेंट। जैसे कि ये, जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे दूं, जैसे कि यहाँ पे पहले से एग्जांपल दिया हुआ है, ये ज़्यादा परफेक्ट है। कर्व्स दैट आर पॉलीगन्स। देखिए, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ओनली ऑफ लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन। जो एक कर्व जो कि सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगन। कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगन, ये सारे कर्व्स पॉलीगन नहीं हैं, क्योंकि देखिए, पॉलीगन की डेफिनेशन क्या होती है? ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। और देखिए, ये लाइन सेगमेंट्स तो बनी हुई है लेकिन ये क्लोज्ड नहीं है, ये यहाँ पे क्लोज्ड नहीं है। तो जब यहाँ पे क्लोज्ड हो जाएगी तब हम इसको कहेंगे एक पॉलीगन है। देखिए, पॉलीगन आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर एज इंडिकेटेड बिलो। पॉलीगन जो होते हैं वो क्लासीफाई किए जाते हैं नीचे दिए गए वेरियस फैक्टर्स पे। जैसे कि देखिए, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ देयर साइड्स और वर्टिसेस, जो कि बेस होता है अपने नंबर, जैसे कि नंबर पे जो बेस होता है, और उसके जैसे कि कोई भी एक पॉलीगन है वो अपने नंबर ऑफ साइड्स पे बेस्ड होगा या नंबर ऑफ वर्टिसेस पे बेस्ड होगा। तो इस बेसिस पे हम लोग पॉलीगन्स को क्लासीफाई करते हैं। पहला क्या? नंबर ऑफ साइड्स पे क्लासीफाई कर सकते हैं, दूसरा नंबर ऑफ वर्टिसेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे हम एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है। क्वाड्रिलेटरल, देखिए, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ देयर साइड्स और वर्टिसेस, जो कि साइड्स और वर्टिसेस पे बेस्ड हैं, मैं उनके बारे में भी बता रहा हूँ। देखिए, जैसे कि ट्रायंगल है, इसके पास 3 वर्टिसेस हैं। कहाँ कहाँ? ये ट्रायंगल के पास 3 वर्टिसेस है। तो देखिए, ये वर्टिसेस से इसके हमने क्लासीफाई कर दी, ये वर्टिसेस पे बेस्ड है। और देखिए, इसके पास 4 वर्टिसेस हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 वर्टिसेस हैं, इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। आपको ये स्क्वायर या रेक्टेंगल टाइप का लग रहा होगा, लेकिन हम लोग इसको क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं। ये हमारा पेंटागन, इसके पास 5 वर्टिसेस हैं। यहाँ ये हमारा हेक्सागन, यहाँ पे इसके 6 वर्टिसेस हैं। और ये हमारा हेप्टागन, हेप्टागन के यहाँ पे 7 वर्टिसेस हैं, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ऑक्टागन, यहाँ पे इसके 8 वर्टिसेस हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ मार्क कर रहा हूँ। और फिर डेकागन, इसके यहाँ पे 10 वर्टिसेस है। और एन गन यानी n वर्टिसेस, यानी जितने गन होंगे उतनी वर्टिसेस होगी, तो ये डेकागन हो गया।
अब देखिए, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ देयर साइड्स और वर्टाइसेस पे मैंने आपको ये बता दिया कि ट्रायंगल जिसके पास 3 वर्टाइसेस हैं, क्वाड्रिलेटरल 4 वर्टाइसेस, पेंटागन 5 वर्टाइसेस और हेक्सागन 6 वर्टाइसेस, हेप्टागन 7 वर्टाइसेस, ऑक्टागन 8 वर्टाइसेस एंड डेकागन 10 वर्टाइसेस। एक यहाँ पे मिसिंग है जो कि है हमारा नोनागन, जिसके पास 9 वर्टाइसेस होती है। ओके, जिसके पास 9 वर्टाइसेस होती है। और आप लोग एक चीज़ गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पे साइड्स भी सेम ही है, जैसे ट्रायंगल में 3 साइड, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड, वैसे ही करके नोनागन में भी 9 साइड्स होती हैं। ओके, चलिए अब इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं और फिर चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। अब देखिए, बेस्ड ऑन द पोर्शन ऑफ द डायगोनल्स इन इंटीरियर्स। अब देखिए, जो ये पॉलीगन्स हैं, ये अब पहले तो हमने साइड्स और वर्टाइसेस पे हमने उसे क्लासीफाई किया। अब हम लोग उसके पोर्शन पे और डायगोनल्स उसके अंदर और एक्सटीरियर, इंटीरियर और एक्सटीरियर पे हम लोग क्लासीफाई करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स पॉलीगन्स, दोज विच हैव नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर्स। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? देखिए, कॉनकेव, जिसमें केव बना हो, जैसे कि जिसमें केव बना हो वो हमारा होगा कॉनकेव। और कॉन्वेक्स, जिसमें केव ना बना हो, जैसे कि कॉनकेव, ये हमारे कॉनकेव पॉलीगन हो गया, ये हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन हो गया। ये पेंटागन मैंने बनाया था, एक सेकंड में फिर से बना दूँ। ये हमारा कॉन्वेक्स हो गया, ये हमारा कॉन्वेक्स, ये हमारा कॉनकेव, ये कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स। ओके, तो दोज, अब देखिए कॉन्वेक्स का आप एक डेफिनेशन दे सकते हैं, दोज विच हैव नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर्स। और कॉनकेव का दे सकते हैं, दोज विच हैव एटलीस्ट 1 पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर्स। ओके, अब देखिए कॉन्वेक्स, अब आप लोग देख पा रहे होंगे इनमें केव नहीं बने, ये अंदर की तरफ नहीं है, ये सारे बाहर की तरफ है, इसलिए ये कॉन्वेक्स हैं। देखिए ये सारे कॉन्वेक्स हैं, कॉन्वेक्स हैं। ये कॉनकेव है, ये हमारा कॉनकेव है, कॉनकेव पॉलीगन्स। ओके, तो बेस्ड ऑन साइज एंड एंगल बिटवीन द वर्टाइसेस, जो कि अपने साइड्स पे, साइज पे बेस है, एंगल बिटवीन द वर्टाइसेस। तो देखिए एक होता है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन इज इक्वी एंगुलर, एंगल बिटवीन एनी 2 वर्टाइसेस आर इक्वल। देखिए एक रेगुलर पॉलीगन एक इक्वी एंगुलर है, एंगल बिटवीन कोई भी 2 वर्टाइसेस के जो कि इक्वल है, एंड इक्विलेटरल लेंथ ऑफ ईच वर्टाइसेस इज इक्वल। अब रेगुलर पॉलीगन, देखिए रेगुलर पॉलीगन इसको कहते हैं जिसके सारे साइड्स से सेम हो। जैसे कि मैंने एक पॉलीगन बना लिया, जैसे कि ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 सेंटीमीटर्स। ओके, ये सेंटीमीटर्स में है सारी यूनिट्स। तो ये हो गए हमारा रेगुलर। लेकिन ये एक स्क्वायर है। अगर मैंने अभी एक रेक्टेंगल बना लिया, ये 5 तो ये 5, लेकिन ये 4 तो ये 4, क्योंकि आपको पता होगा कि अपोजिट साइड रेक्टेंगल के सेम होते हैं, तो ये हमारा इरेगुलर फिगर हो जाएगा, इरेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हैं, रेगुलर पॉलीगन इक्वल साइड और इक्वल एंगल्स। रेगुलर पॉलीगन के पास इक्वल साइड और इक्वल एंगल्स होंगे, इरेगुलर के पास अनइक्वल साइड और अनइक्वल एंगल्स होंगे। देखिए प्रॉब्लम, क्लासीफाई द फिगर एज सिंपल कर्व। अब देखिए हमें यहाँ पे सिंपल कर्व में क्लासीफाई करना है। तो अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सिंपल कर्व यहाँ पे कौन कौन सा हो जाएगा। तो पहला फिगर हमारा सिंपल कर्व होगा, दूसरा फिगर भी सिंपल कर्व होगा, उसके बाद हमारा 5th फिगर भी सिंपल कर्व, ये फिगर भी सिंपल कर्व, और हमारा ये फिगर भी सिंपल कर्व। तो आप लोग इसको एज HW ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। मैंने आपको बता दिया कि इसे कैसे करना है, और हमने सिंपल कर्व भी डिस्कस कर रखा है, क्लोज्ड कर्व डिस्कस कर रखा है, पॉलीगन भी कर रखा है डिस्कस, कॉन्वेक्स जिसमें केव ना बना हो, कॉनकेव जिसमें केव बना हो। ओके, तो चलिए अब आप लोग यहाँ पर डिस्कस कर पा रहे होंगे, फिर आप यहाँ से सॉल्यूशन भी देख सकते हैं उसका। आप लोग पॉज करके पहले सॉल्व कर लें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आता है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, जिसमें अब देखिए यहाँ से हमारा मेन कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, जो कि हमें एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। देखिए अब डायगोनल, सब एक डायगोनल क्या होता है? अ डायगोनल इज़ अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन। देखिए जैसे कि ये एक पॉलीगन है, जैसे कि यहाँ पे ये S है, ये R है, ये Q है, ये P है। मैं अगर चाहूँ तो इसे ऐसे 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 ज्वाइन कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे P से R को ज्वाइन करना पड़े, तो अगर मैं बीच से वर्टिकली अगर मैं इसे ज्वाइन करता हूँ, अगर मैं 2 एंगल के वर्टाइसेस को ज्वाइन करता हूँ, तो उस लाइन को हम लोग बोलते हैं डायगोनल्स। इस लाइन को साइड्स बोलेंगे, ये हमारी साइड्स हो जाएगी, और ये हमारी डायगोनल हो जाएगी।
ये लाइन जो जाएगी ये हमारी डायगोनल हो जाएगी। ओके, वो साइड्स होगी और वो हमारी ये जो हमारी डॉटेड लाइन है ये हमारी हो गई डायगोनल्स। लेकिन डायगोनल क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट जो कि दो नॉन कॉन्सिक्यूटिव, यानी जो लगातार नहीं है, ये और ये अब देखिए लगातार हो जाएगा, लेकिन जो लगातार नहीं है, वर्टाइसेस ऑफ ए पॉलीगन, जो कि लगातार पॉलीगन लगातार वर्टाइसेस को नहीं ज्वाइन करता है, जो कि नॉन कॉन्सिक्यूटिव हो। ओके, ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव हो जाएंगे, ये नॉन कॉन्सिक्यूटिव हो जाएगा, मीन्स अपोजिट। तो ये हमारा हो गया डायगोनल। ओके, तो अब हम यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ करते हैं। अब देखिए डायगोनल, ये हमारा डायगोनल हो गया, ये इसके इंटीरियर में ये हमारा एक डायगोनल हो गया। अब आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे डायगोनल डॉटेड लाइन्स है। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, एक प्रॉब्लम है हमारे पास, हाउ मेनी डायगोनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, इनमें से कितने डायगोनल सबके पास है। तो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। कॉन्वेक्स क्यों है, क्योंकि इसमें केव नहीं है, तो ये कॉन्वेक्स हो गया। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है तो इसके पास कितने डायगोनल्स हैं, 2 डायगोनल्स हैं, इसके पास 2 डायगोनल्स हैं। मैंने डायगोनल्स को सिर्फ डी लिखा है। एक रेगुलर हेक्सागन, आपको बता दो कि हेक्सागन जो होता है उसके पास होते हैं 6 साइड, वो कुछ ऐसा बनेगा 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 साइड्स होते हैं। अब रेगुलर हेक्सागन में कितने डायगोनल्स होंगे, डायगोनल्स को डिस्कस करने के लिए अब देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक रेगुलर हेक्सागन है। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे कितने सारे डॉटेड लाइंस को ज्वाइन कर रखा है, क्यों कर रखा है, तो वो मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे पहले अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ ज्वाइन करना, तो पहले मैं इसको ज्वाइन करूँगा, ये हो गई, एक सेकेंड, ये हो गई 1, ये 2 और ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5 और फिर ये 6, फिर मैं ई से ज्वाइन करूँगा, ये 7, ये 8 और फिर मैं डी से ज्वाइन करूँगा, ये 9। तो ऐसे ही इसमें रेगुलर हेक्सागन में 9 डायगोनल्स होते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। एक ट्रायंगल में कितने डायगोनल्स होंगे, तो कोई भी डायगोनल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा डायगोनल, क्योंकि एक वर्टेसिस से दूसरे वर्टेसिस को ये लाइन पहले ही ज्वाइन कर चुकी है, तो यहाँ पे कोई डायगोनल नहीं होगा। अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो वो एक मीडियन हो जाएगा, वो डायगोनल नहीं होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो अब हमारे पास आती है एंगल सम प्रॉपर्टी। इसका भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है हमारे इस एक्सरसाइज में। तो देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जैसे कि आपने अभी तक ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एक ट्रायंगल की 180 डिग्री होती है। ये क्या कहता है कि ये 3 एंगल जो होंगे, इन तीनों का सम, जैसे कि एक्स वाई और जेड है, ये एक्स है, अगर एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड का सम 180 डिग्री होगा। ये हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर हमसे कह दिया जाए कि ट्रायंगल की तो हमें भाई पता है, क्वाड्रिलेटरल की बताओ, एनगन की बताओ। एनगन यानी कि जैसे कि किसी के पास 5 साइड्स हैं, यानी कि पेंटागन, मैंने ऐसे ही लिख दिया। फिर 6 साइड्स है, हेक्सागन, 7 हेप्टागन। तो इन सब की हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, देखिए मैं बता दूँ, इसके लिए एक फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ओके, तो देखिए जैसे कि हम लोग ट्रायंगल की बात करेंगे, तो ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, उसमें से 2 घटा दिया, 180 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 इंटू 180, तो आ गया आंसर हमारा 180 डिग्री। चलिए अगला सॉल्व करते हैं। क्वाड्रिलेटरल कितने साइड्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल के कितने साइड्स, 4 साइड्स। तो क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स हमने घटा दिया 2, 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में, तो ये 2 इंटू 180 डिग्री, तो 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है क्वाड्रिलेटरल का सम। पेंटागन का 540 होता है, चलिए प्रूफ कर लेते हैं। 5 - 2 तो 3 इंटू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 540 डिग्री। ओके, ये हमारा हो जाएगा 540 डिग्री। तो ऐसे करके आप जितने चाहें उतने निकाल सकते हैं। चलिए फिर से हम लोग इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज़ द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। में बताना है कि क्या सम होगा, मेजर होगा एक एंगल का एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ़ द क्वाड्रिलेटरल इज़ नॉट कॉन्वेक्स। बताना है कि क्या सम होगा, मेजर होगा एक एंगल का एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का।
तो देखिए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो कॉनकेव ना हो, जिसमें केव ना हो, वो कॉन्वेक्स होगा। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा, ये ABCD, ये एंगल 6, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि दिस इज़ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। डायगोनल AC, देखिए डायगोनल AC जो है, ये डायगोनल और ये डायगोनल, डायगोनल AC ये वाली लाइन, ये डॉटेड लाइन, डायगोनल AC जो है वो इसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रही है। देखिए मैं हाईलाइट कर दूँ, ये दो ट्रायंगल्स में से डिवाइड कर रही है, ये एक ये और ये एक ये, दो ट्रायंगल्स में इसे डिवाइड कर रही है। यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोग क्या पता लगा सकते हैं कि एंगल AB और CD यानी कि एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 का सम क्या होगा। यहाँ पे एंगल 1 है, ओके, तो इन सब का सम क्या होगा। तो ये जैसे कि एक अभी हमने निकाला कि 360 डिग्री होता है एक क्वाड्रिलेटरल का सम। तो एक क्वाड्रिलेटरल को देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल में बांट दिया, एक ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है। देखिए वही क्या है, एंगल 1 + 2 + 3 180 डिग्री पहले जोड़ लो, फिर इधर की 180 डिग्री जोड़ लो तो 360 डिग्री। तो यहाँ पे ये भी बात प्रूफ हो जाती है। यहाँ पे एक नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल BD है, BD डायगोनल है जो कि इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है। फिर इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग 180 डिग्री + 180 डिग्री कर लेंगे तो 360 डिग्री हमारा आ जाएगा। फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, और देखिए अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, सम कितना होता है 360 डिग्री। चलिए हम इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो मैं ज़रा कलर चेंज कर लूँ। ओके, तो एंगल का सम कितना होता है, तो अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री। अब देखिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग लैंग्वेज लिख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे दे रखा है 50 डिग्री + 130 डिग्री + 120 डिग्री। अब हमें पता है कि एक x भी इसका एंगल है, एक x भी इसका एंगल है, तो अब ये इन सब का सम होना चाहिए 360 डिग्री। ओके, इन सब का सम होना चाहिए 360 डिग्री। तब हम इसको क्या करेंगे कि 360 डिग्री इसका सम होना चाहिए, तो 50 डिग्री + 130 डिग्री + 120 डिग्री कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 50 डिग्री + 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा 170 डिग्री। फिर 100 जोड़ो 270, 270 में 30 जोड़ो तो 300 डिग्री, 300 डिग्री हो गई। तो 300 डिग्री + x = 360 डिग्री। अब हम बात करते हैं x की, तो x = 360 डिग्री - 300 डिग्री। अब आंसर क्या आ जाएगा हमारा, x = हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो हम ऐसे करके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, तो x आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे हमें इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमें इसमें भी x का वैल्यू निकालना है। चलिए इस फिगर में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, ओके, एक सेकेंड। ओके, तो हमें अभी इसी में सॉल्व करना है इसको। चलिए, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हमें पता है कि ये लीनियर पेयर होगा, यहाँ पे लीनियर पेयर होगा यहाँ पे। तो एक हो जाएगी हमारी फिर से यहाँ पे 90 डिग्री, 60 डिग्री + 70 डिग्री + x = 360 डिग्री। इन तीनों का सम आ जाएगा 220 डिग्री + x = 360 डिग्री। तो यहाँ पे x = 360 डिग्री - 220 डिग्री अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 140 डिग्री। ओके, लेट्स गो तो द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये दोनों एंगल सेम दे रखे हैं। सेम क्यों दे रखे हैं, ये दोनों एंगल इसलिए सेम दे रखे हैं क्योंकि हमें ये फाइंड करना है, ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए है। तो चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। तो आपको पता है कि ये एक लाइन जो होती है स्ट्रेट लाइन, वो होती है 180 डिग्री की, 180 डिग्री की लाइन हो गई। ये 70 डिग्री में कितना जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। मैं इसको बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में सॉल्व करूँगा, मैं ज़्यादा लिखूँगा नहीं क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत कम है। तो यहाँ पे 70 डिग्री में कितना जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पे मान लेते हैं 70 डिग्री में हम लोग कितना डिग्री जोड़ेंगे, हमारा 180 डिग्री आएगा। 70 में हम लोग क्या जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। x = 180 डिग्री - 70 डिग्री,
हो जाएगा यहाँ पे 110 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 110 डिग्री और ये हो गया जाएगा हमारा 120 डिग्री। ओके, तो ये हो गया। तो अब यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि फर्स्ट बेस इंटीरियर एंगल जो है, यहाँ पे देखिए मैं इसको छोड़ के यहाँ पे मैं डायरेक्ट लैंग्वेज से बता दूँ, जो फर्स्ट बेस इंटीरियर एंगल है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 110 डिग्री पहले निकाला, फिर 120 डिग्री कौन सा निकाला, तो ये वाला निकाला, फिर ये वाला निकाला, तो वहाँ से निकाल लिया। फिर उसके बाद फॉर 5 साइड्स, क्योंकि ये एक पेंटागन है। कैसे एक पेंटागन, क्योंकि इसमें 5 साइड्स हैं, ध्यान से देखने पे पता चलेगा कि ये एक पेंटागन है। ओके, तो पेंटागन के लिए हमने ये n-2 × 180 डिग्री वाला जो फॉर्मूला है वो लगा दिया, 550 डिग्री इसका निकल गया। तो अब यहाँ पे अब हम जोड़ देंगे इसको, तो क्या होगा 30 डिग्री प्लस डबल एक्स, 30 डिग्री प्लस एक्स प्लस 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 540 डिग्री। तो एक्स और एक्स 2x 260 डिग्री, और यहाँ पे 2x यहाँ पे कुछ स्टेप्स फास्ट कर दिए गए हैं, मैं यहाँ पे बता दूँ। तो 2x इक्वल टू 540 डिग्री माइनस 260 डिग्री। ओके, तो जब आप इसको निकाल लोगे तो फिर उसके बाद ये आ जाएगी 280 डिग्री, 280 डिग्री आ जाएगी x, तो x इक्वल टू 280 डिग्री बाय 2 हो जाएगा 140 डिग्री। तो 140 डिग्री हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, मैंने क्यों किया डिवाइड बाद में, क्योंकि यहाँ पे 2x थे, दोनों का इक्वली मेजर था, इसलिए एक x की वैल्यू आ जाएगी 140 डिग्री। अब आप देख सकते हैं इसके भी एंगल सम यूजिंग प्रॉपर्टी से निकालना है, तो आप यहाँ पे एक x दे दिया, आप सबको x मान सकते हैं, 540 डिग्री है, फिर इक्वेट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, देखिए एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, एक पॉलीगन के लिए जो सम है एक्सटीरियर एंगल का वो हमेशा होता है 360 डिग्री। एक पॉलीगन के लिए एक्सटीरियर एंगल का सम होगा 360 डिग्री। हाँ, इंटीरियर एंगल का सम हमेशा बदल रहा था, हम लोग वहाँ पे देख के आए हैं इंटीरियर एंगल का सम हमेशा बदल रहा था, लेकिन यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा सेम रहता है, सेम रहता है। ओके, आप कोई भी साइड ले लो, कोई भी शेप ले लो, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, जो भी है वो उसका जो एक्सटीरियर एंगल का सम होगा वो होगा हमारा 360 डिग्री। ओके, वो होगा हमारा 360 डिग्री। द सम ऑफ एंगल इन लीनियर पेयर इज ऑलवेज 180 डिग्री। मैंने आपको भी बताया था कि लीनियर पेयर 180 डिग्री, ये आपने 7th में भी पढ़ के आए हो। तो एक्सटीरियर एंगल का सम x डिग्री, तो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल जैसे x डिग्री है, तो एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे लीनियर पेयर दर्शाया गया है कि इसका सम 180 डिग्री होगा x प्लस वाई। अब देखिए एक प्रॉब्लम है कि हमें यहाँ पे x निकालना है, हमें यहाँ पे x निकालना है। तो हमें यहाँ पे x कैसे निकालेंगे, x निकालने के लिए हमें पता है कि बाहरी का सम होता है 360 डिग्री, बाहरी एंगल्स का सम। तो बाहरी एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री, हम लोग चाहें तो उससे भी निकाल सकते हैं, और एक और हमारे पास है फॉर्मूला, उससे भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ये जो 125 डिग्री हमें दे रखा है, इसमें अगर हम लोग m जोड़ दें तो 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 125 एक एक्सटीरियर है और एक इंटीरियर है। कैसे है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में तो लीनियर पेयर के हिसाब से तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। इधर से देखिए इस साइड से ये एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है, लीनियर पेयर के हिसाब से इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। 125 डिग्री प्लस m, तो m की वैल्यू हमारी क्या आ गई 55 डिग्री, m की वैल्यू 55 डिग्री। 125 डिग्री प्लस n इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए वही केस यहाँ पे है, तो n की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, फिर 55 डिग्री। तो अब क्या कर सकते हैं, तो अब जो एक्सटीरियर एंगल है तो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल्स का सम का अपोजिट, तो 55 डिग्री प्लस 55 डिग्री हम लोग कर देंगे तो 110 डिग्री आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 110 डिग्री।
चलिए एक और बता दूं कि अभी मैंने बताया था कि एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री। 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री होता है हमारा 250 डिग्री। तो 250 डिग्री जो है हमारे पास प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री, एक्स इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, तो भी आ जाएगा हमारा 110 डिग्री। बस सेम आंसर, बस सिर्फ दोनों में प्रोसेस चेंज है, बस आप लोग को वहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पे एक और प्रॉब्लम दे रखा है जिसमें हमें निकालना है इन एंगल्स का सम। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? देखिए यहाँ पे सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पेंटागन, तो वो था हमारे पास 540 डिग्री, हमने ये फार्मूला से निकाल लिया। तो लीनियर पेयर के हिसाब से एंगल 1, देखिए लीनियर पेयर के हिसाब से क्या होगा कि एंगल 1 प्लस 90 डिग्री, ये वाले एंगल 1 प्लस 90 डिग्री जो होगी वो हो जाएगी हमारे 180 डिग्री, हो जाएगी हमारी 180 डिग्री लीनियर पेयर प्रॉपर्टी के हिसाब से। 2 प्लस 60 डिग्री, एंगल 2 प्लस 60 डिग्री 180 डिग्री, 3 प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री, इसकी बात कर रहा हूँ। 4 प्लस 70 डिग्री 180 डिग्री, 5 प्लस एक्स 180 डिग्री। अब इन सबको हम लोग अगर कंक्लूड करें, इसका एक्स हटा लें, इसका एक्स को कॉमन ले लें, और जब हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 900 प्लस 310। ओके, तो यहाँ पे x प्लस 540 डिग्री जो कि हमारा इसका अंदर का सम होगा, उसके बाद x प्लस फिर हमने सारे एंगल्स को जोड़ लिया, फिर हमारा जो ये पेंटागन है इसका सारा एंगल्स का सम हो जाएगा 540 डिग्री प्लस 310 डिग्री। अब जब हमने सारे फिर 310 डिग्री हो जाएंगे, तो 540 डिग्री प्लस 310 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 900। तो जब हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 50 डिग्री। तो अब हमारा x की वैल्यू, ये जो x है ये हमारी 50 डिग्री हो जाएगी। तो वो था लैंग्वेज से। अगर आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं एक्सटीरियर एंगल वाले फॉर्मूले से। तो वो कैसे निकलेगा? तो वो निकलेगा तो 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 70 डिग्री। अब ये हो जाएगा 310 डिग्री, 310 डिग्री हो गया। तो 310 360 में से 310 घटाएंगे तो कितना आएगा? 50 डिग्री। यहाँ से भी इसको कंक्लूड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक मेज़र निकालना है एक एक्सटीरियर एंगल के एक रेगुलर पॉलीगन का 9 साइड एंड 15 साइड्स का। तो ये प्रॉब्लम आप खुद से अटैम्प्ट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि आपको इसको कैसे करना है। तो एक्सटीरियर एंगल का मेज़र निकालना है, तो एक इंटीरियर एंगल, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल बाय नंबर ऑफ साइड्स, ईच इंटीरियर एंगल निकल जाएगा। बाद एक ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए आप 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री कर लेंगे तो आपका एक्सटीरियर एंगल भी निकल जाएगा। सेम इसके साथ भी वही कर लेंगे काम। ओके, तो हमारा अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट शुरू होता है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स का। तो काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के कॉन्सेप्ट में अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें टाइप क्वाड्रिलेटरल का यहाँ पे दे रखा है ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम क्या होता है कि ट्रेपीजियम होता है ये एक ट्रेपीजियम है हमारा, ये एक फिगर जिसका ये दोनों पैरेलल होगा, ये और ये पैरेलल। ओके, तो अब एक ट्रेपीजियम इट हैज़ अ पेयर ऑफ साइड्स विच आर पैरेलल। इसके पास एक पेयर, इसकी ये खूबी है कि इसके एक साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। देखिए ये पैरेलल क्यों होंगे? ये पैरेलल होते हैं, ये इसके रूल है ट्रेपीजियम का। अब काइट क्या है? काइट इज़ अ डायमंड शेप्ड क्वाड्रिलेटरल। काइट जो है वो एक डायमंड शेप्ड क्वाड्रिलेटरल है जिसके पास दो डेस्टिनेट कंसेक्यूटिव पेयर होते हैं साइड ऑफ इक्वल लेंथ। जैसे कि देखिए ये काइट है, ये दोनों इसके इक्वल होंगे और ये इसके इक्वल होंगे। इसके पास टू डेस्टिनेट कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ साइड इक्वल लेंथ होते हैं। तो ये हमारे काइट्स हो जाएंगे। ये हमारे काइट्स क्यों नहीं होंगे? क्योंकि पहली बात, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ रहे हैं। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ रहे हैं तो क्वाड्रिलेटरल का रूल होता है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल जो होगा वो 4 साइड्स का होगा, लेकिन यहाँ पे 5th साइड घुस गया है तो इसलिए ये यहाँ पे नहीं होगा। दूसरी बात, ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक काइट में टू डेस्टिनेट कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ साइड इक्वल लेंथ के होते हैं, लेकिन यहाँ पे अपोजिट हो गए, तो इसलिए ये भी एक काइट नहीं कहलाएगा। इसके ये और ये अपोजिट, अगर इसको काइट बनना है इसके लिए क्या क्या होने चाहिए?
ये और ये अपोजिट होगा, और ये और ये सेम लेंथ का, ये और ये सेम लेंथ का। मेरा कहने का मतलब ये है, ये एक फिगर होता है पैरेललोग्राम का। मैंने बना ली कि ये एक फिगर है पैरेललोग्राम की। अब देखिए यहाँ पे ये और ये साइड पैरेललोग्राम के पैरेलल होते हैं, और ये साइड पैरेललोग्राम के पैरेलल होते हैं। जो अपोजिट साइड्स होते हैं पैरेललोग्राम की वो इक्वल होते हैं, जैसे कि ये और ये इक्वल होगी पैरेललोग्राम की, और ये इक्वल होगी पैरेललोग्राम की। अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, यानी ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा। द एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री मतलब उन दोनों का सम 180 होगा, यानी ये और ये एडजेसेंट हो गए तो इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री पैरेललोग्राम में। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखिए डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट जब करते हैं तो इक्वल लेंथ में बाइसेक्ट करते हैं, एकदम इक्वल लेंथ में बाइसेक्ट करते हैं। तो ये उसके कुछ हो गए। देखिए डायगोनल्स, ये हमारे पैरेललोग्राम्स में ये हमारे डायगोनल्स हो जाएंगे। इसका ये और ये डायगोनल्स, ये और ये डायगोनल्स। ओके, ये पैरेललोग्राम क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये एक ट्राइबीचम है, ये एक पेंटागन है, ये बिल्कुल ही नहीं होगा। ये एक पैरेललोग्राम होगा। देखिए यहाँ पे ए बी सी डी एंड बी सी ए डी आर अपोजिट साइड। ए बी सी डी बी सी एंड ए डी आर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। ए बी का सी डी है, ओके। ए बी का डी सी भी कह सकते हैं, बी सी का ए डी है अपोजिट साइड। एंगल ए एंगल सी और एंगल बी और एंगल डी अपोजिट एंगल्स हो गए। ए बी और बी सी और सी डी और डी ए और ए बी एडजेसेंट साइड हो गए। एंगल ए बी सी डी और डी ए एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है हमारे पास, यानी कि क्वेश्चन है ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। एक रफ फिगर बनाना है क्वाड्रिलेटरल जो कि पैरेललोग्राम है लेकिन उसके पास दो अपोजिट एंगल्स हो इक्वल मेज़र के। तो जैसे कि एक रफ़ी बनाना है तो जैसे कि हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं ऐसा, ये भी बना सकते हैं। तो जैसे मैं इसको इक्वल कर लूँगा, लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें तो दो पैरेलल जाएंगे। जैसे कि इसको अगर आप चाहें तो ना भी बनाएं, इसमें कुछ त्रुटियां हो सकती है, लेकिन ये हमारा सही है कि जैसे कि देख सकते हैं ये जो पैरेललोग्राम है ये दोनों तो पैरेलल जाएंगे, लेकिन ये दोनों आगे जाके इंटरसेक्ट कर लेंगे। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, इन विच एंगल्स, इन जिसके एंगल्स में ए इक्वल टू सी जो कि हमारा 180 डिग्री है, 110 डिग्री है। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके एंगल्स में एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं 110 डिग्री, तो ये काइट हो सकता है। मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इन द रेशियो 3:2। ईच फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। ओके, तो 3:2 है तो 3x 2x कर लिया। ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं तो 5x इक्वल टू 180 डिग्री कर लिया। x इक्वल टू 180 डिग्री बाई 5 कर लो। 5 से 180 डिग्री को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, और फिर 36, तो 36 इसका हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 36, तो x की वैल्यू 36, तो 3 इंटू 36 तो आ जाएगा 108। 2 इंटू 36, 3 इंटू 36 तो 108 डिग्री, और 2 इंटू 36 करेंगे तो हो जाएगा 36 इंटू 2 72 डिग्री। चलिए अब आंसर चेक करते हैं। ओके, तो 72 डिग्री और 108 डिग्री, चलिए सही था हमारा। टू एडजेसेंट एंगल्स, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारा अब यहाँ पे है, जैसे कि टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। दो एडजेसेंट एंगल जो होते हैं एक पैरेललोग्राम के, उनके पास इक्वल मेजर होता है। दो एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम के पास इक्वल मेजर है। ओके, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। ओके, मान लेते हैं इक्वल मेजर है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो मान लेते हैं ये x होगा। सिंस द एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेलल सप्लीमेंट्री, तो x प्लस एक्स 180 डिग्री यानी 90 डिग्री, तो उसका एडजेसेंट एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। सो
तो इतना कॉन्सेप्ट हमारा काफ़ी होगा एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट करने के लिए। और मैंने शायद वीडियो में कहीं कहीं 3.2 एक्सरसाइज भी बोल दिया 3.3 एक्सरसाइज के लिए, सो उसके लिए सो सॉरी। और एक्सरसाइज 3.3 के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।